नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। 19 नवंबर दिन शनिवार एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार स्वागत है। शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी 2022 यदि आपका टारगेट है तो आप प्री और मेंस के नोट्स एग्जाम गुरुजी से परचेज कर सकते हैं। आप ये दोनों नोट्स एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। एड्रेस से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन का वहां पे एक फॉर्म ओपन होगा, वो आपको फिल करना है। इसकी होम डिलीवरी फ्री रहेगी। दोनों में आप में किसी प्रकार के कोई हिडन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन आप यदि नोट्स परचेज करते हैं तो आपको डेली आंसर राइटिंग इसके साथ फ्री मिल रही है, प्री के नोट्स के साथ, जिसकी वर्थ 895 रुपए है। 1299 के नोट के साथ आपको 895 रुपए की डेली आंसर राइटिंग टेस्ट फ्री मिलती है, जिसमें आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी प्री के साथ साथ कर सकते हैं। इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स होते हैं, पीडीएफ होती है, साथ ही में आपको इसकी जो पीडीएफ के आंसर भी प्रोवाइड किए जाते हैं और एक पेपर होता है। आधे घंटे का पूरा ये फॉर्मेट होता है। वही बात करें थी मुख्य परीक्षा के नोट्स की, तो इसके साथ आपको 1295 रुपए की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज मिल रही है जो 2021 के लिए है। लेकिन आप साथ में इसमें 2022 की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस सेम है और आपके पास समय ज्यादा नहीं है। इसके साथ आपको 33 बुकलेट मिलेंगी, इनमें किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं है। 1295 की टेस्ट सीरीज आपको 2995 के जो नोट्स हैं उसके साथ मिलती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने पिछले दिनों करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ा था। तो मालवा की मदर टेरेसा किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर लीला जोशी को कहा जाता है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी 2020 में दिया जा चुका है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस में यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? 9 तारीख के ठीक एक दिन पहले 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। संपूर्ण कायाकल्प जो अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये किस विभाग का कार्यक्रम है? तो ये स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है रूबीना फ्रांसिस, इनका किससे संबंध है? इनका शूटिंग से संबंध है, ये एक शूटिंग पे खिलाड़ी है। श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कहां पर है? तो ये छिंदवाड़ा में है, राज्य जनजाति संग्रहालय है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों में हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस परिसंघ में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इसके जो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं शरद कमल। वहीं पर बात करी जाए हाल ही में किसी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अरविंद विरमानी को किया गया है। और शरद कमल को आप ध्यान रखना कि इन्हें मेजर ध्यानचंद 2022 का खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। टीटी के खिलाड़ी हैं। 1000% ये प्रश्न आपसे टकराने वाला है किसी न किसी परीक्षा में, क्योंकि इस वर्ष इनको लगातार बहुत सारे पुरस्कार मिल गए हैं और जब से इनको पुरस्कार मिल रहे हैं तब से कोई एग्जाम एमपीपीएससी में हुआ नहीं है। भारत आधिकारिक तौर पर किस तारीख से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो 1 दिसंबर 2022 से करेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। G20 हो गया, पेसा हो गया और ये टीटी में शरद कमल हो गए। किस राज्य ने नई पर्यटन नीति के तहत रामायण महाभारत बौद्ध सर्किट का निर्माण करने की नीति की मंजूरी दी है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जनसंख्या होगी चीन को कब पीछे कर देगी? 2023 में भारत जो है विश्व का सबसे आबादी वाला देश हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भोपाल में कितनी संस्थाओं को ईट राइट कैंपस घोषित किया है? लगातार ईट राइट कैंपस के जो संस्थान है या संस्थाएं हैं, जगह हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, नंबर इनके बढ़ते जा रहे हैं। तो वर्तमान में भोपाल में कितने को घोषित किया है? 6 को, 4 को, 9 को या 8 को? तो इसका राइट आंसर होगा अभी तक 4 संस्थाओं को ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। कि मतलब यहाँ पर खाना खाना सुरक्षित है, पूरी तरह से हाइजीन फूड है, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं मिलेगी, रेट को लेकर के कोई नहीं होगी, यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, लोगों का अनुशासन अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं FSSAI के द्वारा। इसके बाद आपको ईट टू राइट कैंपस का सर्टिफिकेट मिलता है। तो मध्य भोपाल में कहाँ कहाँ मिला है? एक तो तात्या टोपे स्टेडियम को मिला है, दूसरा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान शाहपुरा को मिला है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विद्यालय को मिला है और अभी हाल ही में हमीदिया अस्पताल को मिला है। एक हॉस्पिटल पे खाना खाना और उसको FSSAI के द्वारा ईट राइट कैंपस मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसकी जो शुरुआत की गई थी इस कैंपेन की, ये 2018 में की गई थी, ठीक है। और इनका उद्देश्य यह है कि एक जो मानक होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके एक मानक तय किए गए, निर्धारित किए गए हैं, उसमें खाना जो वहां पर सेफ होना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जहां पर मैं खाना खा रहा हूं या भोजन कुछ ले रहा हूं तो ये एक सुरक्षित जगह है, ये प्रमाणित जगह है, तो यहाँ पर हमें कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी।
इसका मूल जो मोटा मोटा उद्देश्य है वो यही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में कोदो कुटकी का चयन किन 4 जिलों से एक जिला का उत्पाद योजना में किया गया है? कोदो कुटकी का चयन किया गया है, वो 4 जिले कौन से हैं जो कि ओडीओपी के अंतर्गत कोदो कुटकी में आते हैं? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, झाबुआ, नरसिंह, कटनी, दमोह, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और पन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और सिंगरौली। बिल्कुल हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में चल रही है ओडीओपी योजना, जिसके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखना है हर जिले में अपनी एक पहचान है। वो खाद्य पदार्थ से भी हो सकती है, साथ में उसमें क्या कहते हैं कुटीर उद्योग से संबंधित भी हो सकती है, वहां के कोई क्या कहते हैं किसी भी प्रकार के कला से संबंधित भी हो सकती है, पहनावे से हो सकती है। उस डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक पहचान है। ये भारत के सभी राज्यों में चल रहा है। तो उस जिले की जो वो एक पहचान है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सरकार सेलेक्ट करती है और प्रमोट करती है। जो हाट बाजार चलते हैं उसके लिए हाट बाजार लगाए जाते हैं अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, और उनकी ब्रांडिंग की जाती है ताकि वहां पे एक रोजगार सृजन हो और अपनी पहचान को एक आर्थिक रूप से भी मजबूत मिले। साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो विलुप्त हो रही हैं उनको वापस से जिंदा किया जा सके। तो इसी में आता है कोदो कुटकी, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं, डिंडोरी है, मंडला है, सिंगरौली है। ठीक है। अब इसका जो वनस्पतिक नाम होता है कोदो कुटकी का, ये होता है पास्पलम स्क्रोबिकुलटम, और दूसरा होता है पैनिकम शुमाट्रेंस। ठीक है, ये इसके वैज्ञानिक नाम होते हैं, वनस्पतिक नाम होते हैं। ठीक है। और इसको क्या है, कोदो और कुटकी को ये हम लोग, अब हमारी जो जनरेशन है बचपन में यदि उसे ध्यान हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका नाम भूल भी गया होगा। पहले क्या था देखिए, जो ये मोटा अनाज था, हम एक गंभीरता का विषय, जो मोटा अनाज है इसमें आप यदि आप ध्यान देंगे तो आपके आते क्या है, बाजरा आता है, मक्का आता है आपका, जिसे मकई भी बोलते हैं, मकई आता है। ठीक है। और जोनरी बोलते हैं कई जगह, वो आता है। इसके बाद आपका ये कोदो कुटकी आता है। अब आप देखेंगे कि अब बाजरा आज की डेट में आप देखेंगे तो शहरों में कौन खा रहा है, कबूतर खा रहे हैं। ठीक है। अब एक धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारे फूडिंग में बदलाव आया, हमारे खाने के उसमें स्वभाव में बदलाव आया, तो जो हमारे वास्तविक रूप से मोटे अनाज जो हमें सबसे ज्यादा क्या कहते हैं विटामिन देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, सब ज्यादा प्रोटीन वाले फूड होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गए, हमारी थाली से विलुप्त होते चले गए। हमारी थालियों में से बाजरा भी विलुप्त हो गया, हमारी थालियों में से भी आप देखेंगे तो मक्का भी विलुप्त हो चुका है, हमारी थाली में से कोदो कुटकी भी विलुप्त हो चुका है, जौ है वो भी हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है। दलिया सबसे अच्छा एक फूड माना जाता था नाश्ते के रूप में, वो भी विलुप्त हो चुका है। तो अब ये हमारी थालियों से जाकर के इसकी जगह किसने ली है, हमारे जो फास्ट फूड है उनने एक जगह ले ली है। हम धीरे धीरे उन चीजों से दूर हो रहे हैं जो कि हमारे यहाँ का एक तरह से आप ये कहिए कि पूरे जो हमारा एनिसेंट कल्चर है वहां से वो लगातार चला आ रहा था, और ये सभी के सभी कहीं ना कहीं प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत थे। अब हम जैसे जैसे हमारा क्या लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ, तो हमने सबसे पहले अपना फूडिंग स्टैंडर्ड चेंज किया, क्योंकि ये अब हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जब चेंज हुआ, फूड स्टैंडर्ड भी चेंज हुआ, तो हमारे अंदर क्या हुआ, वीकनेस आती गई और नई नई बीमारियां धीरे धीरे आपके सामने मिलती गई। पहले मीठे के रूप में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था, वो बंद कर दिया गया। ठीक है। अब हम जब से फास्ट फूड खाने लगे तो हमारे यहाँ नई बीमारी आई, जिसमें से एक डायबिटिक, इस समय भारत बहुत बड़ा केंद्र भी है। बच्चों में बीमारियां नई नई, एनीमिया की जैसी एक समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, एनीमिया से बहुत सारे बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। साथ में ही कुपोषित बच्चे हमारे यहाँ हो रहे हैं, जबकि उन कुपोषित बच्चों को आपके क्या कहते हैं मोटे अनाज ही खिलाए जाते हैं। अब सेरेलैक है या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जिनमें मोटे अनाजों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव रूप में होते हैं। हम उनको खिलाना पसंद करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट मोटा अनाज उनको फूड के रूप में देना पसंद नहीं करते। दलिया पहले बच्चों को खिलाया जाता था, वो बंद कर दिया गया। अब उसकी जगह हम दलिया के जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, पैकेट बंद भोजन आता है, हम वो खिला सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड से मैच करता है, लेकिन हम डायरेक्ट दलिया उनको नहीं दे सकते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट होता है। ये जो बीच का ईगो आया, इसी ने हमारे यहाँ नई नई बीमारियों को एक स्पेस दिया। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आप देखो कि पहले हम लोग का जो स्वभाव था, विशेषकर कोरोना के बाद से काफी तेजी से बदलाव आया है लोगों के खान पान में। हम लोग चाइनीज फूड की तरफ, जो चाइनीज फूड है उधर की तरफ, इटालियन फूड्स की तरफ इधर ज्यादा तेजी से आकर्षित हुए।
जो पश्चिमी कल्चर था, फूड कल्चर था, हम उसकी तरफ आकर्षित हुए। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि सबसे ज्यादा मोटापे से और डायबिटीज से जो मरीज हैं सब ज्यादा पहले वेस्टर्न में ही थे, लेकिन अब भारत उनको क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जो यूएनओ है, वैश्विक संस्थान है, सभी ने इस वर्ष मोटा अनाज वर्ष घोषित किया हुआ है 2023 को। ठीक है, 2023 को मोटा अनाज घोषित किया है, मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है। लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई जा रही है कि आप लोग मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए। अब यदि हम यहाँ बात करें, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन बातों को समझेंगे हम। मोटा अनाज को देखिए, अब क्या हुआ है कि सरकार ने समझा कि लोगों का जब लिविंग स्टैंडर्ड बदला है, लोग सेरेलैक में, या मैं उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोग वहां जो चीज 20 रुपए की है वहां पे हम 200 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 20 रुपए का बाजरा नहीं खरीद सकते। ठीक है, उसे हम कबूतर को खिलाने खरीद सकते, लेकिन घर में बच्चों को या हम स्वयं खाने के लिए नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। तो सरकार ने यहाँ पर एक अच्छा तरीका निकाला, व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा तरीका लगा ये। अब क्या हुआ है, नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो ये कोदो कुटकी है, बाजरा है, आपका जौ है, और आपके जो ये आते हैं मोटे अनाज होते हैं, बाकी के दलिया वगैरह है, इनको नई तरीके से पैकिंग की जा रही। इन प्रोडक्ट्स के आपको बहुत सारे कुकीज मिलेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो बिस्किट की कंपनियां हैं अब आज की डेट में मोटे अनाज की कुकीज लेकर के आ रही हैं। इवन आपको व्हीट कुकीज मिलेगी, गेहूं के उसकी कुकीज मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो नुकसान तो करते हैं, लेकिन अब सरकार इसमें ये कर रही, ग्रामोद्योग लगा रही है। शहद के सभी चीजों के कुछ न कुछ ग्रामोद्योग में इस्तेमाल किया जा रहा है, शहद और इनका प्रयोग करके आटे का कुकीज तैयार की जा रही है। तो इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। और बात करी जाए यदि डिंडोरी की और मंडला की, विशेषकर मंडला की यहाँ पे बात करी जाए, तो मंडला ने अभी बेंगलुरु में एक फूड कल्चर का, वहां पे एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, जहां पर सेकंड रैंक आई है मंडला की, इस वजह से क्योंकि इन्होंने कोदो कुटकी से कुकीज और बिस्किट, वहां पर जो पूरा एक मार्केट था लगाया गया था, तो वहां पर इनकी जो कुकीज है वो बहुत ज्यादा पसंद की गई और इसको सेकंड प्राइज वहां पर मिला है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती कोदो कुटकी में, तो 8.3 से लेकर 7.7 ग्राम प्रोटीन इसमें होता है। ये ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। यदि इसमें चावल के मुकाबले जो इसमें कैल्शियम की मात्रा भी 12 गुना होती है। ठीक है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आयरन की कमी को भी पूरा करता है ये। तो अब इसका जो विशेषकर डिंडोरी जिले में जो बैगा और गोंड समुदाय होते हैं, इनके द्वारा जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, जहां पानी रुकता नहीं है ज्यादा देर तक, पानी गिरता है लेकिन साथ में निकल जाता है, मिट्टी गीली होती है और निकल जाती है, पानी वहां पे ज्यादा देर तक नहीं रुकता, वहां पे इसकी खेती ज्यादा की जाती है। साथ ही में एक तेजस्विनी कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, जिसके अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं का एक समूह होता है, वो इसकी एक जैविक खेती कर रहे हैं, क्योंकि अब जैविक खेती का बढ़ावा मिल रहा है। बीच में आपने देखा कि काफी सारे इसका क्या कहते हैं, रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे वापस लोग उसी जगह पे जा रहे हैं जहां से शुरुआत किए थे, आज से 30 से 40 वर्ष पहले जहां हम थे, वापस उधर की तरफ जा रहे हैं। बस अंतर इतना आया है कि जो चीजें पहले हमें आकर्षित नहीं करती थी, हमारे लिए एक तरह से ये हो जाता था कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, अब उसकी नई पैकेजिंग की जा रही है और वापस हम उधर की तरफ घूमते हैं। पृथ्वी गोल है, घूम करके फिर वहीं पहुंच रहे हैं। तो इनके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से ओडीओपी में ये 4 जिले हैं जहां से कोदो कुटकी को सम्मिलित किया गया है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में, विश्व रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भोपाल में। विश्व रंग महोत्सव एक्चुअली में जो करवाया जाता है, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, ये करता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की बात हो रही, पश्चिम बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुकुल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये RNT हुआ है, ये कहां पर है? भोपाल में। इसके द्वारा एक पूरा का पूरा एक विश्व रंग समारोह है, इसका आयोजन किया जाता है। ये 4th नंबर का समारोह है 2022 वाला। यहाँ पर सभी क्षेत्र कला से जुड़े हुए, चाहे वह साहित्य हो, संगीत हो, सभी, और साहित्य में अलग अलग विधा के लोग हो, कवि हो, इनको सबको बुलाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का प्रोग्राम होता है और लगभग दुनिया के 15 से अधिक देश के जो कलाकार होते हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। एक तरह का ये पर्व होता है, इसका भोपाल में आयोजन किया जाता है। इसमें साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, सिनेमा, सभी जगह से जो जुड़े हुए लोग होते हैं एक मंच पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार आ चुके हैं, राहत इंदौरी हो, चाहे आपके आशुतोष राणा हो, मनोज मुंतशिर हो, ये सभी लोग इस पे आते हैं। तो इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कौन करता है आयोजन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम होता है विश्व रंग
वैसे इसका जो नाम है, विश्व रंग इसका एक कार्यक्रम है, बाकी का इसका जो नाम है टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव, इसका पूरा नाम है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। राज्य स्तरीय पेशा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल में किया जाएगा। पेशा एक्ट जनजाति गौरव दिवस के दिन से लागू हो चुका है। सरकार इसका एडवर्टीजमेंट काफी कर रही है, काफी समय के बाद, एक डिमांड के बाद इसको लागू किया गया है। तो अब एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जो कि भोपाल में होगा 22 नवंबर को। और ये इसके बाद क्या होगा, यहाँ से शुरुआत होगी अवेयरनेस प्रोग्राम की, क्योंकि सरकार ने इस एक बड़ा कदम उठाया अपनी तरफ से। तो ये लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे, अवेयर करेंगे कि यह जो कानून है ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी विशेष जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये किसी के अधिकार दिए गए हैं, तो आपके अधिकार लिए नहीं गए हैं। 89 विकास खंडों में लागू किया गया है, उससे जुड़े हुए जितने गांव हैं वहां पर लागू होगा। लगभग 5254 के आसपास पंचायतें होंगी जिस पे ये लागू किया जाएगा। उनको अवेयर किया जाएगा कि आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार आए हैं, अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम होगा जहाँ पे 22 नवंबर से शुरुआत होगी और इसके बाद ये अगले जो उनके टांटा मामा का दिवस है उस दिन तक चलेगी, 3 दिसंबर के आसपास तक। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? जून 2020 में, जून 2021 में, जून 2022 में या जनवरी 2021 में? तो इसका राइट आंसर होगा ये जून 2020 में शुरू की गई थी। कोविड के समय ये शुरुआत की गई थी। विशेषकर ये जो योजना पीएम स्वनिधि योजना, ये खबरों में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसमें जो इसका फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज था, थर्ड फेज था, तीनों फेज में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सेकंड फेज में प्रथम नंबर पे रहा, बाकी में द्वितीय स्थान पे रहा है, वो उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को इसमें ऋण दिया जा चुका है। इसमें क्या है कि जो पीएम स्वनिधि योजना है ये कोविड के टाइम पे लागू की गई थी, इसको शुरुआत की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसमें पूरा जो नाम है इसका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको शॉर्टकट में पीएम स्वनिधि बोलते हैं। इसमें जो दुकानदार, छोटे दुकानदार होते हैं, रेहड़ी में जो आपको पानी पूरी वाले हो गए, छोटे मोटे सब्जी के ठेले लगाते हैं, छोटा मोटा जिनका बहुत छोटा, उनके लिए 10,000 रुपए की जो राशि होती है वो एक बहुत बड़ी राशि होती है। उनको सपोर्ट करने के लिए, एक पानी पूरी का ठेला भी लगाने के लिए यदि आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। क्यों? क्योंकि उसके पास बैंक से लोन लेने के लिए कागज नहीं होते, और इतनी कागजी कार्रवाइयों में फंस जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट नहीं रख पाते, और कई बार वहां से टकराते हैं और क्या करते हैं कि जो साहूकार वगैरह हैं उनसे लोन ले लेते हैं और वो उस जाल में फंस जाते हैं। तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, जो कोविड के टाइम में यदि सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ था तो इन्हीं को हुआ था, क्योंकि इनकी डेली की इनकम आप सोर्स होती है, वो सुबह कमाते हैं, शाम को उनका खर्च हो जाता है, थोड़ा बहुत जो भी बचत होती है सो होती। तो इसी को ध्यान में रख करके 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई थी। इनको जो था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये उनके लिए, फेरी वालों के लिए, उनके लिए चलाई गई थी योजना। इसमें क्या है, शुरुआत में 10,000 रुपए की राशि का पहले पूरा ब्याज मुक्त राशि का लोन दिया जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति जब पूरा लोन अदा कर देता है, उसको पूरा कर देता है, तो उसकी एक क्रेडिट बन जाती है, और क्रेडिट बनने के बाद सरकार फिर उसको अपना रोज दुकान है या जो रोजगार है उसको और बढ़ाने के लिए 20,000 का लोन देती है। जब वो 20,000 का लोन भी समय पर चुका देता है अपनी क्रेडिट को मेंटेन करते हुए, तो उसको एक 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। यानी 10,000 से शुरुआत होती है और 50,000 तक वो ऋण ले सकता है। ये प्रमोशन के तौर पे दिया जाता है ताकि उसकी आदत में एक हो कि वो काम करने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो। 10,000 रुपए का ऋण चुका करके उसके मन में हो कि यदि मैं समय से ऋण चुका दूंगा तो मुझे 20,000 का भी ऋण मिल जाएगा। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए फिर वो और परिश्रम करेगा, 20,000 का ऋण चुकाएगा। जब 20,000 का देगा तो उसको मन में आएगा कि मैं अपने रोजगार को और बढ़ा सकता हूँ, अपनी दुकान को और अच्छा कर सकता हूँ, तो 50,000 का ऋण भी उसको सरकार देगी। तो ये पूरा का पूरा वो उस फॉर्मेट पे है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के? तो श्री भूपेंद्र सिंह हैं। केंद्र सरकार की योजना है, ये ध्यान रखना, ये राज्य सरकार की नहीं। मुख्यमंत्री भी इसमें लोन दे रहे थे पर वो बंद कर दी गई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा अभियान के लिए आर्टिमस रवाना किया है या छोड़ा है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों की हमारी शुरुआत हो चुकी है। CNSA ने, इसरो ने, नासा ने या जाक्सा ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये जो अभियान है ये नासा का अभियान है, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो हमारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। CNSA ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, और जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, नासा का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पोलो के बाद ये अगला जो इसका प्रोजेक्ट है काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये पूरी तरह से मानव रहित है। ठीक है, मानव को इसमें नहीं भेजा गया है। इसमें कुछ AI बेस्ड इसको तैयार किया गया है, काफी पैसा खर्च किया गया इसमें,
और इसका जो आर्टिमस नाम रखा गया है, ये चंद्रमा पे मून मिशन के लिए भेजा गया है, ठीक है, मून मिशन का परीक्षण करेगा। अब ये जो आर्टिमस नाम रखा गया है, ये चंद्रमा की जो ग्रीक देवी है, ग्रीक देवी बोला जाता है वहां पे, तो चंद्रमा की जो ग्रीक देवी है आर्टिमस, ठीक है, ग्रीस भाषा में या ग्रीस संस्कृति में उनको देवी माना जाता है और उनका आर्टिमस रखा जाता है। जैसे चांद को हमारे यहाँ ईश्वर मानते हैं, वैसे ग्रीस सभ्यता में उनको आर्टिमस बोला जाता है, ठीक है। तो उनके नाम पर रखा गया है, और जो ग्रीक हैं भगवान अपोलो हैं, उनकी जुड़वा बहन है, ठीक है। तो अब इसी के नाम पर इसका रखा गया है आर्टिमस। आपसे कभी पूछ लिया जाए आर्टिमस कौन है, तो ग्रीक में इसको चंद्रमा की देवी कहा जाता है, अपोलो की बहन। तो अब इसको जो लगभग इनको जो उन्होंने भेजा है, तो इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होता है जिसका इस्तेमाल किया गया है, और ये लगभग 2,80,000 मील की यात्रा तय करेगा पृथ्वी से। इसके बाद वहां से डेटा इकट्ठा करेगा, फिर वापस आएगा। अब उनका अगला प्रोग्राम ये है नासा का कि यहाँ पर उनको क्या कहने हैं कि 2024 में जो अगली उड़ान का उन्होंने टारगेट रखा है, उसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, और 2025 में फिर जो सामान्य मानव होंगे जो जाना चाहेंगे अपने खर्चे पे, उनको भी भेजा जाएगा, ठीक है। तो आर्टिमस किसका है? नासा का चंद्रमा पे भेजा गया अंतरिक्ष यान है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। निम्न में से किसे राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? डॉक्टर CV आनंद बोस, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर गणेशन अय्यर, जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर CV आनंद बोस, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, ये हो गए भारत के उपराष्ट्रपति। लगातार आपको खबरों में मिलते ही रहते थे, ममता बनर्जी जी के साथ इनकी कुछ न कुछ चलती रहती थी, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे। तो अब इनकी बाद इनकी क्या हुई, जगह खाली हुई है, जिनकी जगह पे डॉक्टर CV आनंद बोस को ये पद पे बैठाया गया है। अब ये क्या होंगे? ये पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल है। इसके ये एक IPS अफसर रहे हैं जिनको ये प्रभार दिया गया है, और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्षों का रहेगा। ये एक तरह से आप राज्यपाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये अनुच्छेद 153 के तहत संविधान के एक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल की, इनकी जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 के तहत होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये 5 वर्ष का कार्यकाल इनका जरूर होता है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें चाहे तो बीच में हटा भी सकते हैं। साथ ही में ये राज्यपाल जो होते हैं 1 से अधिक राज्यों का भी प्रभार ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आनंदीबेन पटेल जब थी तो उनके पास गुजरात, उत्तर प्रदेश और एक समय पे अपने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी उनके पास प्रभार रहा है। गुजरात की वो रहने वाली थी। तो हमारे यहाँ उसके बाद जितने भी राज्यपाल रहे हैं सबके पास 2-2 स्टेट का प्रभार रहा है। इसी प्रकार से राज्यपाल 1 से ज्यादा राज्यों का प्रभार ले सकते हैं। बात करी जाए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, एम्फेसिस या इम्पेटस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विप्रो है, जिसने अभी क्या किया, अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रतिनिधि मतलब एक यूरोपीय वर्क्स काउंसिल की स्थापना करी है, जिसको EWC कहा जाता है। उसने इसकी स्थापना अपने मन से नहीं करी है। एक्चुअली में हुआ यह है कि जो यूरोप है, उसके जो पूरे 27 सदस्यीय संघ EU है, उन्होंने एक कानून बनाया है और सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया है कि जिनके यहाँ संख्या 1000 से जिनके पास ज्यादा कर्मचारी हैं उनके देशों में, उनको EWC स्थापित करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसा इसने क्यों कहा है? उसने इसलिए कहा है कि आपके जो कर्मचारी हैं उनकी कंपनी की उसकी जानकारी होनी चाहिए, और वो किससे परामर्श लेते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में उनको बताना है कि उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी में क्या रणनीति है, उनकी क्या, ये सारी की सारी उनको सूचनाएं देनी है उससे संबंधित। ठीक है, तो 1000 से आपके पास ऊपर कर्मचारी है तो आपको EWC स्थापित करनी पड़ेगी यूरोप में यदि आपको बिजनेस करना है तो। ठीक है, तो अब इसी में क्या हुआ है कि जो विप्रो है उनके वहां पे जो कर्मचारी हैं 1500 के ऊपर है, तो उन्होंने EWC का गठन किया, स्थापित करी है। अब इस प्रकार से ये क्या हुआ है कि अपने श्रमिकों के लिए यूरोपीय कार्य परिषदों की स्थापना करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब विप्रो की बात करी जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, मोहम्मद हुसैन हसन प्रेमजी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी एक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के रूप में ये स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम बदल करके विप्रो कर दिया गया
और ये किस में आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गई। लगभग 100 देशों के ऊपर इसका आज विस्तार है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अजीत प्रेम जी नहीं है, उनके सुपुत्र है ऋषभ प्रेम जी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसे मेटा ने हाल ही में अपना नया भारत का प्रमुख नियुक्त किया है? कौन है? अभिजीत बोस है, राजीव अग्रवाल है, संध्या देवनाथन है, अजीत मोहन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संध्या देवनाथन है, जो वर्तमान में मेटा की प्रमुख रहेंगी। अभिजीत बोस, राजीव अग्रवाल और अजीत मोहन ये भी पहले थे, लेकिन कंपनी ने इनको हटा दिया है। तो ये है संध्या देवनाथन, इनको मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो यहाँ पे मेटा इंडिया का पूरा चलेगा, मेटा क्या है? फेसबुक हम और आप सभी इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो मदर कंपनी है, जहां उसका नाम एक तरह से फेसबुक प्रोडक्ट हो गया, मेटा कंपनी हो गई। तो उसको उनकी जो है, इनको भारत क्षेत्र की अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी भारत की यहाँ की उपाध्यक्ष बनाया गया है संध्या देवनाथन, जो वर्तमान में एशिया प्रशांत के लिए मेटा की गेमिंग वर्टिकल की प्रमुख रही हैं। इनका जो कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। अब जो मेटा है, इसकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी 5 कंपनियों में से एक है। व्हाट्सएप फेसबुक का प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रोडक्ट है, लेकिन हमें याद रखना है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सबके सब मेटा के प्रोडक्ट हैं। मेटा के, आप यदि फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कई बार मेटा का ऐड भी दिख जाएगा, वहां पे जगरबर की फोटो लगी होगी। तो अब ये आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि ये फेसबुक के प्रोडक्ट नहीं है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तीनों के तीनों, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, ये सभी के सभी मेटा कंपनी है, उसके प्रोडक्ट हैं। इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग, बाद में इन्होंने व्हाट्सएप परचेज किया, फिर इंस्टाग्राम परचेज किया, फिर इन तीनों को मेटा के अंदर मिला दिया। प्रश्न क्रमांक 10, अब्बास मुंतसिर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस कार्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? खिलाड़ी थे, लेखक थे, अभिनेता थे या राजनीतिज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक खिलाड़ी थे, और यूनिक बात यह है कि ये बास्केटबॉल के भारत के कप्तान भी रह चुके हैं और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया मुंबई में, और ये मुंबई के ही रहने वाले थे। इन्होंने लगभग 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल की शुरुआत करी थी अपने, फिर उसके बाद 69 और 75 में जो बैंकॉक में एशियाई फुटबॉल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे उसके ये कैप्टन रहे हैं। और बाद में फिर इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, क्योंकि 1970 में इन्होंने जो एशियाई खेल है वहां पे ये इसका हिस्सा रहे, और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जो टीम थी 6वें स्थान पे रही है। उसके बाद इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और ये हमारे देश में स्पोर्ट्स आइकन के रूप में शामिल किए गए, क्योंकि इन्होंने बास्केटबॉल को भी आगे बढ़ावा दिया। और 1987 में फ्रीडम रन फिल्म की शूटिंग भी की थी। फ्रीडम रन। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, नवगठित कर्माजिरी अभ्यारण्य का गठन किस जिले में किया गया है? आप सभी लोगों के उत्तर मिल रहे हैं, और आप कुछ लोगों ने, जैसे रिमी और नितेश, आप सभी ने बहुत बढ़िया आंसर लिखा। चंद्र किरण, हमेशा की तरह चंद्र किरण और देवांशु आप लगातार आंसर देते हैं। रिमी भी अब कई पिछले कुछ करंट अफेयर से लगातार बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखती हैं। आप लोग इबारत की तरह मत लिखा करिए। रिमी का एक बार कमेंट आप पढ़िएगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। टू द पॉइंट वो बुलेट पॉइंट्स में लिखती है आंसर, उस प्रकार से लिखने की कोशिश करिए। आप सभी ने ऑलमोस्ट जानकारी दे दी है, मेरे पास उससे ज़्यादा नई जानकारी कुछ भी नहीं है देने के लिए। लेकिन बाकी के लोग जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं, आप लोग सभी लोग जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो हमारे साथी हैं, चाहे वो रिमी हो, नितेश हो, चंद्र किरण हो, देवांशु हो, इनके आप आंसर पढ़ लिया करें। सही जानकारी लेके आते हैं और अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं, और आप लोग भी उनके जो आंसर पढ़ने के बाद खुद भी आंसर देने का प्रयास करिए। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए ही पूछे जाते हैं, और आप लोगों के लिए ही पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ही आपका है। तो और पढ़ने के बाद आप उनके जो कमेंट्स होते हैं उनको लाइक जरूर करा करें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट उनको लगते होंगे इसमें प्रॉपर आंसर, क्योंकि पढ़ते होंगे, पढ़ने के बाद वो डिसाइड करते होंगे कि हाँ ये इस क्वेश्चन के लाइक आंसर है हमारा, इसमें फिट बैठेगा कि नहीं फिटेगा, या ये जो जानकारी है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। साथ ही में ये एक तरह से आप ये मान के चलो कि आपकी 3 मार्कर की प्रैक्टिस हो रही है, साथ में आपके ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस हो रही है। आज यदि आप 5 लाइनें लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन से जुड़े हुए 6 फैक्ट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आप इससे जुड़ा हुआ यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यदि मैं बात करूं नवगठित कर्माजिरी अभ्यारण्य की, तो आपसे ये पूछा जाएगा किस जिले में गठन किया गया है, तो आपका यहाँ पे एक फैक्ट मजबूत हो जाता है कि ये सिवनी जिले में किया गया है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि ये किस टाइगर रिजर्व के उसमें आएगा, सीमावर्ती क्षेत्र में, तो पेंच टाइगर रिजर्व के उसमें आएगा। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे एक होता है कि क्या जो करेरा वन अभ्यारण्य है ये वर्तमान में अभ्यारण्य है या नहीं है, तो डी नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने,
इसका गठन हुआ था 1981 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके यहाँ पे एक मजबूत हो जाते हैं। इसको डिनोटिफाई करने के बाद अब ये हो गया है कि सरकार ने जिन भी लोगों की जमीन अधिग्रहित की थी अब ये उन्हें वापस मिल जाएगी, क्योंकि अभ्यारण्य बनने के बाद ना तो वहां पे सोन चिड़िया का उतना तरीके से संरक्षण हो पा रहा था, लेकिन लोग ना तो खेती कर पा रहे थे ना बाकी की गतिविधियां कर पा रहे थे। ठीक है, अब वो फंसी हुई थी एक तरह से जमीन, तो सरकार ने उसको क्या कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया, उनकी जमीनें उनको वापस कर दी हैं। तो अब वहां पर उत्पादन हो जाएगा एक तरह से और उसका बाकी की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि शिवपुरी जिले में था, करेरा। ठीक है, तो अब ये जो कर्माझिरी अभ्यारण्य बनाया गया है, आपके कितने प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। देख, अभ्यारण्य का जो इसका क्षेत्रफल रहेगा वो लगभग 1410.420 हेक्टेयर के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा वो बनाया जाएगा अभ्यारण्य में, सिवनी जिले में। पेंच टाइगर का भी कुछ हिस्सा इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जाएगा और ये मध्य प्रदेश का 24वां अभ्यारण्य होगा। होना 25वां चाहिए, लेकिन करेरा को डिनोटिफाई कर देने के कारण ये वापस से 24 अभ्यारण्य होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे लगभग 6 से 7 के आसपास प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इसके आंसर देने की कोशिश किया करिए और जो लोग इसका आंसर राइट देते हैं आप सभी लोग उनके कमेंट को पढ़ा करें। जिनको एग्जाम गुरुजी हार्ट दे देता है, जिनके आंसर राइट होते हैं उनको लाइक करता है, जो कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको हार्ट दे दिया जाता है। हार्ट देने वाले आंसर को आपको पढ़ना है और उनको लाइक भी करना है, क्योंकि वो काफी मेहनत करते हैं। और करंट अफेयर खत्म करने से पहले आप सभी के लिए आज का होमवर्क, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं। आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। कोशिश करना है कि ABCD में भी दे दें, लेकिन 4-5 लाइनें लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे फैक्ट मजबूत हो जाएंगे आपके धीरे धीरे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो इसमें से ए होगा चतुर्थ कल्प, गोंडवाना कल्प, विंध्य कल्प या तृतीय कल्प। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलें। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे उनको दिल से हार्ट देगा। आप सभी यदि MPPSC की तैयारी कर रहे हैं 2022 की और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे प्री और मेंस दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्री के कोर्स में आपको नोट्स साथ में मिलेंगे, मेंस के कोर्स में प्री प्लस मेंस दोनों नोट्स मिलेंगे। कोर्स 4 वर्षों के लिए होगा। प्रतिवर्ष इसमें वीडियोस अपडेट किए जाते हैं, पुराने वीडियोस हटाए जाते हैं, नए वीडियोस अपडेट होंगे तो आपको भी मिलेंगे, चाहे आज आप 2022 में ज्वाइन करें, 21 में किए हो या 20 में किए हो। साथ में आपको PDF मिलती है, इसमें MCQ प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स तो रहते ही हैं। साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, ड्यूरेशन 4 ईयर का रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पे आपको संपर्क करना है। आपको यदि शाम को फोन नहीं लगता, आपको फोन नहीं लगाने की इच्छा है, तो आप प्ले स्टोर से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।